हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ पृथ्वीराज सिंह चौहान। पिछले वीडियो में अपनों ने फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित सिंचाई का टॉपिक पढ़ा था। आज उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए अपन पढ़ते हैं खरपतवार से सुरक्षा। इस लेसन में हम फसल खेतों में फसल किस प्रकार उगाई जाती है, तो बुआई से लेकर फसल तैयार करने से लेकर आखिर तक एक एक करके पॉइंट को पढ़ रहे हैं। तो अगले पॉइंट के रूप में हम पढ़ रहे हैं खरपतवार से सुरक्षा के बारे में। तो आपने इसमें बुजुर्ग पहली जो उसमें दो लीड रोल में है, तो वो एक पास के खेत में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं वो खेतों के साथ कुछ उसमें पौधे उगाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये पौधे ऐसे हैं क्या जो किसानों से साथ में उगाए गए हैं। तो फिर वो चर्चा करते हैं, तो बाद में पता चलता है कि खेत में कुछ ऐसे अवांछित पौधे भी होते हैं जो प्राकृतिक उगाए नहीं जाते, अप्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। तो ऐसे पौधों को अपन क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार। अब खरपतवार हटाने की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो खरपतवार को सबसे पहले हटाने की जो प्रक्रिया होती है खेतों में, उसको अपन बोलते हैं निराई। निराई। खरपतवार को खेतों से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो निराई कहते हैं। रूरल भाषा है, मालवी भाषा में इसको अपन निदाई भी बोलते हैं। जनरली करते हैं, आप सब लोग इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब खरपतवार को हटाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि खरपतवार जो फसल होती है, जो पौधे होते हैं, उसके साथ जल, पोषक तत्व, जगह का और प्रकाश की स्पर्धा, मतलब वो जो खेतों में जो फसल उग रही है उसको अच्छी तरीके से वो उगने नहीं देते हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, खुद उग जाते हैं और उनको सारी पोषक तत्व उनको पहुँचने नहीं देते। ठीक है। अब खरपतवार इसलिए भी बहुत हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनुष्यों के लिए और जो जानवर और जो पशु जो खेत के आसपास भटकते हैं तो उनके लिए भी विषैला हो सकता है, इसलिए इनको खेतों से हटाना बहुत ही जरूरी होता है। अब खरपतवार हटाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके लिए खरपतवार हटाने के तरीके ये हैं कि जब फसल अपन खेतों में बोते हैं उसके पहले चाहे तो ट्रैक्टर से अपन हटाई कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि उसमें से जो सारे जो खरपतवार जो पौधे होते हैं, जो अपशिष्ट होते हैं, वो उसमें से निकल आते हैं और नष्ट हो जाते हैं और खेत में ही वो मिल जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार को हटाने का एक तरीका ये भी होता है कि उससे अपन या तो जमीन से पूरा उखाड़ दें जड़ से, या उसको वहाँ से काट कर एक तरफ भी फेंक सकते हैं। और खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा समय होता है कि खरपतवार अगर उग रहे होते हैं तो उसमें पुष्पन या बीज आ जाए उसके पहले उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो फिर ये फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। खरपतवार को हटाने का कार्य खुरपी या हेरो, खुरपी आप सब लोग पहचानते होंगे। रूरल एरिया में सब आप लोग ज़्यादातर हैं तो खुरपी जिसको अपन बोलते हैं, जिससे अपन हल्का से उसको तोड़ते तोड़ते दराते जैसे एक यंत्र होता है, उसको अपन खुरपी बोलते हैं। ठीक है। रसायनों को हटाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करता है। दवाई छिड़काव पर बहुत सारे रसायन है, बहुत सारे नाम है, जैसे कि बुक में दे रखा है। और खरपतवार नाशी उन्हें बोलते हैं जिससे खरपतवार को हटाया जाता है। तो खरपतवार नाशी में रसायन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे इसके नाम है 4,2,4-D। ठीक है। तो इनको एक लिमिट मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद मिलाकर इसको खेतों में स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक है। खरपतवार नाशी को स्प्रे करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि ये खरपतवार के लिए विषैले हो सकते हैं, तो ये उनके लिए विषैले हो सकते पर अपने लिए भी विषैले हो सकते हैं। उनको तो जमीन वहाँ से हटा दिया पर अपने को खुद को नुकसान ना हो, इसलिए खरपतवार नाशी का इस टाइम छिड़काव किया जाए उस टाइम अपने मुंह पर मास्क वास्क या रुमाल का कपड़ा बांध देना चाहिए और हाथों में ग्लव से जो भी अपने सुरक्षा के लिए उन चीज़ें उससे रखनी चाहिए। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कटाई। खरपतवार से सुरक्षा हो गया। अब अगला आपका टॉपिक है कटाई। खरपतवार से सुरक्षा के बाद फसलों का अगला उसमें प्रक्रिया होती है क्योंकि जो फसल होती है वो पूरी पककर पूरी तैयार हो जाती है। कटाई। कटाई जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फसलों को आखिर में अपने वो पक जाने के बाद उसको काटना पड़ता है। तो फसल को कट जाने के बाद, पक जाने के बाद उसका जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कटाई कहलाते हैं। कटाई या तो खुरपी या दराते से काट के उसको या तो जमीन से काट कर निकाल लिया जाता है या तो वहीं से उखाड़ लेता है। पर इस प्रक्रिया में वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए अपन को ऐसा एक तरीका अपना जिससे अपने को समय की और श्रम की दोनों की बचत हो जाए। तो मशीनों का अपन इस्तेमाल करते हैं। जिस मशीन का अपन इस्तेमाल करते हैं उसे अपन हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि
सोयाबीन जो फसल होती है, गेहूँ जो फसल होती है, बहुत सारी फसलों में इसका उपयोग होता है। अपने आसपास भी खेतों में इसका उपयोग होता है। आप सब लोग अच्छी तरीके से उससे परिचित होंगे। पेज नंबर 11 पर आप बुक खोल के बैठे होंगे तो चित्र 1.1 में कंबाइंड मशीन बनी हुई है, उसी को अपन हार्वेस्टर कहते हैं, जो कि फसलों को काटने का कार्य करती है। तो काटी गई फसल जो होती है, काटी गई जो फसल होती है उसको दाने से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो थ्रेसिंग कहलाती है। तो कंबाइंड रूप में हार्वेस्टर और जो कंबाइन मशीन होती है, तो हार्वेस्टर का और थ्रेसिंग का एक संयुक्त रूप होता है जो कि इसमें इस्तेमाल होता है। अब जिनके पास खेती कम है, जो छोटे लघु उद्योग किसान जिनके पास खेती कम होती है, वो अपने अनाज के दानों को फटक कर भी निकाल सकते हैं। फटकने की जो प्रक्रिया है वो अभी बहुत कम अपने जाती है, बहुत ही कम, पर कहीं कहीं पर आज होता है कि जितनी भी फसल है, जितना भी सब भूसा और जो अनाज है उसको एकदम भर दिया जाता है, उसको पटक पटक के उसके दानों को निकालता है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फटक कर या विनोइंग भी बोलते हैं। विनोइंग प्रक्रिया बोला जाता है, जिसमें पटक कर भूसे से दाने को अलग किया जाता है। ठीक है। अब बहुत बार आपने देखा भी होगा, कटाई के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उसकी पराली जो होती है, पराली मतलब गेहूँ या फिर कोई सी फसल, उसको तने के ऊपर से काटने के बाद जो उसका सिरा बच जाता है, लोग उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जलाना बहुत ही गलत होता है। जला देने से क्या है, खेतों को भी नुकसान होता है, उसकी उर्वरक क्षमता भी कम होती है, और साइड में अगर किसी खेत में फसल पड़ी हो तो उसको जलने की आशंका होती है, और बहुत बार ऐसा होता है। तो हमेशा नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदायक होता है। ठीक है। कटाई पर्व आप उसमें पेज नंबर 11 में आप येलो कलर की हेडिंग में लिखा हुआ है कटाई पर्व। कटाई पर्व मतलब कि एक किसी भी कार्य को कर लेने के बाद व्यक्ति में, मनुष्य में एक उल्लास, खुशी होती है। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है इस फसल में होती है। जनरली हर एक फसल के पकने से, बोने से लेकर पकने काटने के जो टाइम होता है 3 से 4 महीने का होता है। तो जो रबी की फसल होती है जनरली वो थोड़ी लंबी चलती है। तो इस रबी की फसल को बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इस फसल को जब व्यक्ति बोता है, सिंचाई करता है, इसमें खाद डालता है, उर्वरक डालता है, इसमें बहुत सारी मेहनत, तो उसके बाद उसकी फसल उसके हाथ में आती है। तो ये बहुत एक तरह से हर्षोल्लास का पर्व होता है। तो भारत में बहुत सारी जगह में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, जिस टाइम फसल काट ली जाती है तो बहुत सारे इसमें पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों बराबर भागीदारी से भाग लेते हैं। तो बहुत सारे इसमें पर्व है, जैसे कि पोंगल, वैसाखी, जो कि उत्तर भारत के बहुत मुख्य त्यौहार है, पंजाब हरियाणा में मनाए जाते हैं। होली, दिवाली जो कि पूरे भारत में मनाए जाते हैं, और नायब्या और बिहू जो कि पूर्वी भारत के कुछ इसमें त्यौहार है। ठीक है। अब कटाई और कटाई के बाद सबसे आखिरी जो इसमें चीज़ बचती है वो होती है भंडारण। कि फसल को काट लेने के बाद या तो किसान उस फसल को या तो मंडी में, बाजार में उसको बेच देगा, तो फिर ज़्यादा अगर उसके पास चाहिए तो उस चीज़ को भंडारण कर लेगा। तो भंडारण करने के लिए क्या क्या चीज़ अपने को उसमें क्या क्या सावधानी देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ अपनानी चाहिए। तो भंडारण भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है खेती में, जो कि अपने को बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि जो फसल हम काट लेते हैं तो शुरुआत में उसमें बहुत थोड़ी नमी होती है, उस नमी को उस फसल में से अलग करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर सीधे ही अगर अपने फसल काट कर भंडारित कर दिया तो उसमें छोटे मोटे कीट, चूहे, पीड़कनाशी, सूक्ष्म जीव उसके लगने की बहुत मात्रा होगी। तो उनसे खराब होने से बचाने के लिए उन बीजों को अगली बार जब उसको वापस से अंकुरित करना है बीजों को, तो उनसे बचाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको धूप में रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो उसको पहले अपन थोड़ा टाइम के लिए उसको एक दो धूप दे देंगे, और उसके बाद उसको अपन भंडारण में डाल देंगे। तो किसान अपनी जो उत्पाद जो होता है, अपनी फसल का जो उत्पादन होता है, वह तो उसको जूट के बोरों में, जूट के बोरे आप सब देखोगे उसमें अंदर भर के रखते हैं, या फिर बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे बड़े बड़े डिब्बों में उसको भर के रखा जाता है। परंतु बीज का जो बड़े पैमाने पर जो भंडारण वो किसमें, साइलो में कहता है। साइलो जो होते हैं भारतीय खाद्य विभाग के बहुत बड़े बड़े यंत्र होते हैं, जिसमें सारी अनाजों को इसमें डाल दिया जाता है। अब जिससे कि उनको जिस चूहे हैं, कुछ उसके अलावा कीट है, और बहुत सारे उसमें पीड़कनाशी सूक्ष्मजीव से बचने की इसमें सहायता ली जाती है। अब आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, घर में अपन बहुत सारे यंत्र करते हैं कि घर में अपन अनाज के रूप में से आपकी गेहूँ, तो गेहूँ में क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ भी डालते हैं। तो देखा होगा सब लोग डालते हैं, खुद भी, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें जो लगने वाले जो छोटे छोटे कीड़नाशी होते हैं, वो पत्तियाँ क्या करते हैं, उनको खत्म कर देती है। इसलिए गेहूँ के जो फसल होती है उसमें नीम की पत्तियाँ भी अंदर डाली जाती है। और बड़े जो भंडार गृह हैं वहाँ पे ये चीज़ तो डाली जाती है, साथ में वहाँ पर रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर फसल होती है तो खराब नहीं हो पाए, तो वहाँ पर पीड़कनाशी रसायनों को भी वहाँ पर उपयोग में किया जाता है। सबसे आखिरी में आपका टॉपिक है जंतुओं से भोजन। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए।
एक तरफ खाद्य पदार्थ दे रखा है और दूसरी तरफ उसके स्रोत दे रखे। तो खाद्य पदार्थ में हमें दूध दे रखा है, तो दूध जो है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, इसमें गाय भैंस बकरी ऊँट। तो आपने ये देखा कि पौधों जो अपने को भोजन प्रदान करते करते हैं, साथ साथ में क्या है, पौधों के साथ साथ में जंतु भी भोज्य पदार्थ देने का कार्य करता है। भोज्य पदार्थ को हम जंतु के रूप में देखें तो जो समुद्री इलाका है, जो लोग समुद्र के तट पर बसे होते हैं, उनका एक मुख्य रूप से भोजन समुद्र में मछली होता है, क्योंकि मछली एक तरह से मछली को एक तरह से व्यापार के रूप में भी वो व्यवसाय करते हैं, वही उनकी आजीविका होती है। और मछली में आप देखते हैं कि उसका जो कोड लीवर होता है, उसका लीवर का जो ऑयल रहता है उससे बहुत ही अच्छा, अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा, उसको विटामिन डी की मात्रा में बहुत परिपूर्ति है। और आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि फसल उत्पादन के विभिन्न जैसे चरण हैं, जैसे अपने इस लेसन में देखा शुरू से लेकर आगे तक, बीजों का चयन, बुआई, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, इसके बाद भंडारण, ठीक है। अनेक एक टॉपिक में पढ़ के अपने इस लेसन को देखा। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अपन को फसल को एक एक चीज़ लेते हुए इसको शुरू से लेकर आखिर तक इसको अपन पूरी तरीके से उसको फसल को व्यवस्थित रखते हैं। अब इसके बाद में इसी प्रकार घरों और फार्म में अपन बहुत सारे पालतू जीव जंतु भी पालते हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो उनको भोजन देना, उनको आवास देना, उनकी सुरक्षा करना, तो ये एक बड़े पैमाने पर होता है। छोटे मोटे से जीव जंतु अपन घर में रखते हैं, इतने बड़े तौर पर रखते हैं, पर बड़े पैमाने से अगर आप उसको भोजन देना, आवास देना, बड़े पैमाने पर अगर कोई प्रक्रिया चलाते हैं, तो ये क्या रहता है, इसे अपन पशुपालन कहते हैं। तो यहाँ पर ही आपका पार्ट ये पूरा खत्म हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खरपतवार से सुरक्षा है, कटाई है और भंडारण, 3 इसके टॉपिक थे। बहुत इजी टॉपिक है, इनको आप वीडियो को भी बहुत अच्छी तरीके से देखिए और आपकी जो बुक है उसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपका जो पूरा लेसन है खत्म हो चुका है। मैं कल तक इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं, क्वेश्चन और आंसर से मैं आपको इसको सर्च करके मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप अपनी फेयर कॉपी जो बना रहे हैं उसमें आप इसको लिख लें। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन अगले लेसन की शुरुआत कर देंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और बहुत ही ध्यान से देखो। और कोई भी अगर आपको चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे आप पर्सनली सेंड, और आपका होमवर्क मेरे पास बहुत कम आ रहा है तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को होमवर्क सेंड करें। थैंक यू।